हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, यानी कि महंगाई। ठीक है। और यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में इन्फ्लेशन से कैसे क्वेश्चन बनता है, खासकर प्रीलिम्स एग्जाम में, उसको भी हम लोग शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जनरल इंक्रीजिंग प्राइस लेवल। ठीक है। किसी भी गुड्स या सर्विस का अगर प्राइस बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसको हम लोग महंगाई या इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया इन्फ्लेशन का। अब आते हैं इसके कॉस्ट का। क्या कारण है इन्फ्लेशन का? देखिए, दो मेजर कॉस्ट है आपका। एक है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आप जो एग्रीगेट डिमांड है, डिमांड बढ़ गया, मतलब डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा, मतलब टू मच मनी इज चेजिंग फ्यू गुड्स, तो अपने आप महंगाई बढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं और उसका सप्लाई नहीं है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा आपका। अगला जो है आपका वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ गया है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में उसका रॉ मटेरियल हो, उसका लेबर कॉस्ट हो, वेजेस हो, गवर्नमेंट टैक्सेस हो, किसी भी कारण से अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो वो उसके कारण जब दाम बढ़े प्रोडक्ट का, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। ये दो मेजर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन महंगाई के। ठीक है। तीसरा आपका हो सकता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसका मतलब आपके इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ही बहुत कम है। ठीक है। जैसे इंडिया में मान लीजिए पल्सेस का, ऑयलसीड का, तो फिर अपना फिर महंगाई होगा, क्योंकि अपना प्रोडक्शन कम है तो आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो महंगाई होगा। प्लस जैसे कि आपका स्टोरेज गोडाउन फैसिलिटी नहीं है, जिसे बर्बाद हो जाता है बहुत सारा, उसके कारण भी आपका बाद में जो लॉस हो गया तो सप्लाई कम घटेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद आपका हो सकता है सपोज हमारा फॉरेन करेंसी अगर जो रुपया वो डिप्रिशिएट करता है, ठीक है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज के कंपेयर डिवैल्यू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट महंगा होगा। ठीक है। तो इंपोर्ट महंगा होगा तो उसके कारण भी महंगाई हमारा बढ़ सकता है। ठीक है। वो उसको हम इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। या फिर आपका होर्डिंग के कारण, जैसे कि कुछ लोग बिजनेसमैन जो होते हैं वो प्रोडक्ट को होल्ड करके रखते हैं, वो बेचते नहीं, उसको रखते हैं जमा करके, और ताकि स्कैर्सिटी का आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी का कंडीशन क्रिएट हो और बाद में उसको वो निकालेंगे। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे होर्डिंग। ठीक है। स्पेकुलेशन एक अगला फॉर्म है। इसका मतलब होता है कि आप इस जो कम्युनिटी एक्सचेंज मार्केट में स्पेकुलेशन हो रहा है कि आज से 3 महीने बाद इसका दाम बढ़ इतना होगा उतना होगा, जो भी फ्यूचर ट्रेडिंग की तरह, उसके कारण भी है। और एक कार्टेल फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि सारे सेलर मिलकर मीटिंग करते हैं कि हम इतने से कम में बेचेंगे नहीं। एक साथ का मिली भगत होता है, वो भी कार्टेलाइजेशन प्रोड्यूसर साइड जितने भी होते हैं उनके बीच में भी होता है। ये कुछ बेसिक इन्फ्लेशन कॉजेस है। मेनली आपका डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, मतलब डिमांड ज्यादा हो रहा है, सप्लाई कम है, तब महंगाई बढ़ेगा। ठीक है। या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो। कॉजेस के बाद हम लोग आते हैं मेजरमेंट पे। मेजरमेंट, इसको मेजर करने के दो तरीके हैं। एक तो डब्ल्यूपीआई है, दूसरा आपका सीपीआई है। डब्ल्यूपीआई मतलब आप होलसेल रेट पे प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, उसको लोग डब्ल्यूपीआई से मेजर करते हैं। और रिटेल लेवल में कैसे वेरी कर रहा है प्राइसेस गुड सर्विसेज का, उसको लोग सीपीआई करते हैं। सीपीआई 4 तरह के होते हैं। एक तो आपका आता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, दूसरा सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर, और एक सीपीआई फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड। जो पहले 3 है, इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल लेबर और एग्रीकल्चर लेबर और एग्रीकल्चर वर्कर, ये तीनों को हम लेबर मिनिस्ट्री की जो लेबर ब्यूरो है वो निकालती है। लास्ट का जो सीपीआई फॉर कंबाइंड है रूरल अर्बन लिंकेज, जिसको हम पहले यूज करते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और वो उसको इशू निकालती है। इसके अंदर एक सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको इशू करती है। उसी तरह डब्ल्यूपीआई को जो निकालने का है वो काम आपका इसका कॉमर्स मिनिस्ट्री का है। ठीक है। दोनों में वेटेज अंतर है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज ज्यादा है। ठीक है। उसमें सीपीआई में आपका वेटेज इसका फूड आर्टिकल्स का ज्यादा है, क्योंकि उसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और वो तो हाईली होता है, हाईली फ्लक्चुएट और वोलेटाइल होता है वो। ठीक है। दोनों का वेटेज आप नेशनल काम को निकालें और दोनों का रेस्पेक्टिव वेटेज देखें कि इसका वेटेज में डब्ल्यूपीआई में क्या है और सीपीआई में क्या क्या है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। इफेक्ट का मतलब महंगाई का फर्क क्या पड़ेगा, इसमें से यूपीएससी ने काफी क्वेश्चन पूछ रखा है। सिंपल सा 4-5 फंडा याद रखिए। इन महंगाई से जो पैसा देता है लेंडर, उसको हमेशा घाटा होता है, और जो बोरो करता है उसको हमेशा फायदा होगा। मतलब बोरोवर को ही बेनिफिट होगा इन्फ्लेशन से।
ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है कि शॉर्ट टर्म में आपका एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, सेविंग बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो तीनों घटता है। आपका सेविंग भी घटेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी घटेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट भी घटेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो होता है वो आपको जो मनी का जो परचेसिंग पावर है उसको खत्म कर देता है, ठीक है। आप इस 100 रुपए में कितना खरीद सकते हैं, तो जैसे जैसे महंगाई होगा आपका क्वांटिटी घटते जाएगा, ठीक है, महंगाई के कारण। तो कहीं ना कहीं इससे जो अब घाटा किसको है, जो जैसे जिसका फिक्स इनकम है, ठीक है, उनको तो सैलरी बढ़ेगा नहीं, तो उनको महंगाई से घाटा हो रहा है, उनका सेविंग घटते जाएगा धीरे धीरे। एग्जाम्पल जैसे सैलरी है, पेंशनर है, जिसका लो इनकम मिलता है, उनको नुकसान इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अगर महंगाई हमारा बढ़ रहा है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज से भी अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा रुपी जो है वो डिवैल्यू करेगी, डिप्रिशिएट करते जाएगी, ठीक है, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट तो अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि रुपये का वैल्यू घट गया है, हम ज्यादा वॉल्यूम में एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट इनकम भी आएगा, लेकिन हमारा इंपोर्ट महंगा होगा और वो इंपोर्ट करना भारी पड़ेगा, ठीक है। खासकर इंडिया जैसे कि हम लोग ऑयल इंपोर्ट ही करते हैं मेनली, ठीक है, तो हमारा बहुत मुश्किल है इसमें, और जो इंडस्ट्री इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है उसको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका हो गया, आपका फॉरेन एक्सचेंज हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में जैसे महंगाई बढ़ी तो लोग फटाफट इन्वेस्ट करेंगे, या कुछ प्रोड्यूस करें और सप्लाई करें, शॉर्ट टर्म में तो बढ़ेगा बट लॉन्ग टर्म में घटेगा, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जिसमें कि यूपीएससी ने पूछा है, खासकर लैंडिंग का बोरिंग वाला, वो देख लीजिएगा कि लैंडिंग जो लैंड कर रहा है उसको घाटा होगा, जो बोरो कर रहा है उसको हमेशा फायदा होगा इन्फ्लेशन महंगाई से। इसके बाद हम लोग आते हैं हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मैनेज दिस इन्फ्लेशन। इसको मैनेज करने का तरीका क्या है? देखिए, मैनेज करने का जो तरीका है वो भी इसी तरह फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी देखिए, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट के साइड से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट साइड से जैसे कि फिस्कल जैसे टैक्सेशन, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ा रही है, घटा रही है, ठीक है, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ा रही है, घटा रही है, ठीक है, महंगाई होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करती है, ठीक है, ताकि वो देख लीजिए क्या है, तो फिस्कल पॉलिसी है। और मॉनेटरी पॉलिसी में देखना है आपको कि आरबीआई क्या स्टेप ले रही है, सेंट्रल बैंक क्या स्टेप ले रही है, इंटरेस्ट घटा रही है, बढ़ा रही है, ठीक है, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन हो रहा है, क्या कर रही है, इनके साथ आरबीआई इंटरवीन करती है मार्केट में, ठीक है, लिक्विडिटी को बढ़ाती है या लिक्विडिटी को सकअप करती है, ठीक है, जैसे कि मार्केट में पैसा बढ़ रहा है या पैसा घट रहा है, जिसके जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सब आपको उसके अंदर देखना होगा। इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट सीआरआर क्या है, ठीक है, ये सब आप देख लीजिए आरबीआई के अंदर। ये तो और प्राइस स्टेबिलिटी जो मेनली वो आरबीआई का काम है, उसके अंदर आता है, ये एक मेजर काम है, ठीक है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, प्राइस को स्टेबलाइज करना। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जैसे कि आप होर्डिंग को, स्पेकुलिज्म को सबको चेक कीजिए। एसेंशियल कमोडिटीज मार्केट एक्ट है, उसको एस्मा को भी गवर्नमेंट अप्लाई करती है कि जो एसेंशियल कमोडिटी है उसका प्राइस ना बढ़े, ठीक है, तो ये सब कुछ है। अगर कुछ फूड आइटम का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसको साथ में हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं दूसरे कंट्री से, जैसे कि ऑनियन हो गया, ऑयल सीड हो गया, ठीक है, पल्सेस है, अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे तो हम यहाँ पे दाम बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। उसकी तरह गवर्नमेंट ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड निकाला है, तो बहुत सारे फैक्टर्स मैकेनिज्म है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। उसमें खासकर आप देखिए कि आप सप्लाई साइड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लॉन्ग टर्म में कैसे इंप्रूव और स्टेबलाइज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर गोडाउन, स्टोरेज, वेयर हाउस, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल फ्यूचर में होगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब कुछ है, और इसी साथ इस वीडियो में इतना ही। और एक दो चीज कॉन्सेप्ट और है, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब देखिए डेवलप कंट्री होता है उसके लिए महंगाई अच्छा है, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ, ठीक है, और डेवलपिंग के लिए महंगाई थोड़ा कम रहे, तो हमारा टारगेट है वो 4% के ±2 होता है, टारगेट रखा गया है, मतलब 4 + 2 मतलब 6% मैक्सिमम, और 4 - 2 मतलब कम से कम 2%, इसके बीच में हमारा इन्फ्लेशन हो तो हमारा इन्फ्लेशन सही है, मतलब हम इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं कि 4% के अराउंड हमारा इन्फ्लेशन रहे। इसी के तहत एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, जिसमें 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेट किए जाते मेंबर, 6 हो गए, और एक आरबीआई गवर्नर हो गया आपका, जो कि एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं उसके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, जिसमें कि वोटिंग के थ्रू डिसीजन लिया जाता है क्या करना है। और आरबीआई का एक कास्टिंग वोट होता है, जब टाई हो जाए तो आरबीआई वोट करते हैं, जो है गवर्नर वो वोट करते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने में मिलती है, डिसाइड करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होना चाहिए एक फ्रेमवर्क के साथ, तो जो कि इन्फ्लेशन आपका 4% ±2% के अराउंड होना चाहिए। इसी के साथ एक बेस इफेक्ट होता है। बेस इफेक्ट क्या होता है, सपोज आपने पिछले साल महंगाई बहुत कम था, ठीक है, और उस हिसाब से अगर इस थोड़ा सा परसेंटेज महंगाई बढ़ गया तो हमारा काफी चेंजेस आता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।
इसको बोलते हैं बेस ईयर इफेक्ट। आपका बेस ईयर जिसको लिया है उस साल महंगाई क्या था वो उसके पर फर्क पड़ता है हमारा, अगर कैलकुलेट किया अरिथमेटिकली तो, ठीक है। और एक होता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब होता है कि नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर भी आप रमेश में देख रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और बस ये सब चीजें हैं, और कुछ टर्म्स दिए हुए हैं आपके काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, रनअवे इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, ये सब कुछ बड़ा चीज नहीं है, बस सिंगल टर्म्स है, समझ लेना है कि जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन हमारा कम है, जैसे जैसे बढ़ेगा टर्म्स हम बढ़ाते जा रहे हैं, रनअवे इन्फ्लेशन है, वॉकिंग है, रनअवे इन्फ्लेशन, लास्ट में हाइपर इन्फ्लेशन, जब महंगाई 20-30% हो जाए तो वो रेट को हम लोग इन्फ्लेशन को मतलब एक डिस्क्राइब करते हैं टर्म के थ्रू, ठीक है। जब इन्फ्लेशन भी हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, स्टैगफ्लेशन हो जाएगा, रिसेशन है, डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन पे जस्ट उल्टा को हम डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ टर्म्स दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रॉडली जो ढांचा आपका इन्फ्लेशन का होगा वो होगा कि इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, वो क्यों होता है, कॉज क्या है, वो कैसे मेजर करते हैं, और इफेक्ट क्या इन्फ्लेशन का इकोनॉमी पे और इंडिविजुअल पे, ठीक है। और लास्टली गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है उसको इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, फिस्कल साइड से भी और मॉनेटरी साइड से भी। तो ये आज का नोट्स बनाएंगे तो 2 से 3 पेज में मैक्सिमम नोट्स बन जाएगा, और उसको बाबा रिवाइज करते हैं जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर हो और आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और आप कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में दे सकते हैं। बाय बाय।